बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो भी बता देते हैं। बिहार में देखिए शपथ ग्रहण समारोह है आज सुबह 11:30 बजे और उससे जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मंत्री पद की शपथ लेंगे। मंगल पांडे और संजय टाइगर मंत्री पद की शपथ लेंगे, जैसा कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी बता रहे थे। इसके अलावा रामकृपाल यादव भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये वो तमाम नवनिर्वाचित विधायक हैं बीजेपी खेमे के जो संभावित रूप से आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। एक बार फिर से देवेंद्र का रुख करते हैं और अब जेडीयू की भी बात कर लेते हैं। देवेंद्र, अगर जेडीयू खेमे की बात की जाए तो क्या कुछ ऐसे पुराने चेहरे होंगे जिन्हें रिपीट किया जाएगा बतौर मंत्री? इसके अलावा नए चेहरों को किस रूप से जिम्मेदारी दी जाएगी? मुस्लिम समीकरण, महिलाओं का समीकरण, युवाओं का समीकरण किस तरह से साधने की कोशिश करेगी जेडीयू? देखिए, निश्चित तौर पर जेडीयू के कई सारे चेहरे, जैसे विजय चौधरी जैसे बात कर लें, श्रवण कुमार की बात कर लें, सुनील कुमार की बात करें, तो इस तरह के जो चेहरे जेडीयू में पहले भी दिखते रहे हैं, इस बार भी वो होंगे। कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद जेडीयू के नाम सामने आएंगे। जेडीयू ने अपने सभी नेताओं को अभी इन्फॉर्म नहीं किया है। बीजेपी ने कल देर रात तक सभी नेताओं को इन्फॉर्म कर दिया है जिनको शपथ लेना है, और तकरीबन सुबह 3 बजे तक इस काम को किया गया है। और उसके द्वारा जो आधिकारिक जानकारी है वो हम आधिकारिक जानकारी इन द सेंस की जो कंफर्म जानकारी है उसे शेयर कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर तो अभी रिलीज़ नहीं किया गया है, इसका कोई प्रकाशन नहीं किया गया है, लेकिन नेताओं को इन्फॉर्म कर दिया गया है जिनको शपथ लेना है। लेकिन जेडीयू कोटे में जिन मंत्रियों को शपथ लेना है अभी उनमें से कुछ को ही बताया गया है, अभी कुछ नाम उनमें सामने आने बाकी हैं। अच्छा देवेंद्र, एक बात और बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने देखा चुनावों से पहले वो एक समीकरण की बात करते थे। चुनावों के बाद भी जब प्रचंड जीत हुई तो उन्होंने MY समीकरण की बात की, यानी कि महिला और युवा। जो 14 विधायक मंत्री पद की शपथ बीजेपी खेमे से आज लेंगे, क्या उसमें इस समीकरण का ख्याल रखा गया है? निश्चित तौर पर उसमें युवा चेहरा है और उसमें महिला भी हैं, और दोनों हिसाब से अगर आप देखें तो उस लगभग तय माना जा रहा था कि 3-4 चीज़ जो हैं, जो क्राइटेरिया बनते हैं किसी सरकार के गठन में, तो उन सबका ध्यान रखा जाएगा। पहली चीज़ तो ये कि जातिगत समीकरण का ध्यान रखना बहुत अहम रहता है, खासतौर पर बिहार जैसे राज्य में। किसी भी राज्य में इंपॉर्टेंट होता है, बिहार में तो इंपॉर्टेंट होता ही है। दूसरी चीज़ की जो भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र में पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व रहे उस मंत्रिमंडल में, इस बात का ध्यान रखने की कोशिश की गई। और ये कोशिश थी कि ओवरऑल एनडीए की भी जो पिक्चर दिखे वो जातिगत समीकरण के हिसाब से भी और भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से भी उसको साधता हुआ नजर आए। तीसरी चीज़ की महिला चेहरा उसमें हो और युवा तो होने ही होने चाहिए। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही उसमें बनाया गया। बीजेपी की तरफ से बात करें तो रमा निषाद जो कि औराई की विधायक हैं, पूर्व विधायक अजय निषाद की पत्नी हैं, और कैप्टन जय नारायण निषाद पहले जेडीयू के सांसद हुआ करते थे मुजफ्फरपुर के, उनकी पुत्रवधू हैं। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में अजय निषाद को जब लोकसभा का टिकट नहीं मिला बीजेपी की तरफ से तो वो कांग्रेस पार्टी में चले गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से कुछ पहले उन्होंने वापस बीजेपी ज्वाइन किया। उनकी पत्नी को औराई से टिकट दिया गया, वो चुनाव जीती हैं, सहनी कम्युनिटी यानी कि निषाद कम्युनिटी से आती हैं, और उनको मंत्री भी बनाया जा रहा है। तो एक तरफ तो वो निषाद कम्युनिटी को के लिए उसमें मैसेजिंग है, और दूसरी चीज़ ये कि महिला कोटे से वो चेहरा होंगी। पिछली बार बेतिया से रेणु देवी जो कि हाई प्रोफाइल लाइन था, डिप्टी सीएम भी रही हुई है पहले वो, तो उनको इस बार जगह नहीं मिल रही है। पिछली बार वो मंत्री थी, लेकिन उनको इस सीट में, इस लिस्ट में, कम से कम आज की लिस्ट में उनको जगह नहीं मिल रही है। कितने ऐसे नाम हैं बीजेपी खेमे से जिनके नामों को काटा गया है, और इसके अलावा यही नाम क्यों चुने गए हैं? जैसा कि आपने भी बताया कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो जातीय समीकरण का ख्याल रखा जाता है, और चुनाव के बाद तो एक समीकरण और बढ़ जाता है। जब सरकार में प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो उसमें क्षेत्रीय समीकरण को भी देखा जाता है। नए पुराने अनुभवी जो नाम हैं वो तो हैं, इसके अलावा रामकृपाल का नाम जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है। क्या विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी की अगर बात की जाए तो ये इस बार भी डिप्टी सीएम की भूमिका में ही रहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, वो दोनों डिप्टी सीएम की भूमिका में ही रहेंगे। और रामकृपाल यादव की अगर बात करें तो क्योंकि एक बड़ा नाम है, हम सभी जानते हैं कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार में वो पहले मंत्री रहे हैं, और उस लिहाज से पिछली बार लोकसभा चुनाव नहीं जीते, फिर उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, और जैसे पाटलिपुत्र ग्रामीण की सीट पे विधानसभा चुनाव वो जीते, ये लगभग तय माना जा रहा था कि यादव कम्युनिटी से अगर बीजेपी प्रतिनिधित्व देगी, जो कि पहले भी हमेशा से देते रही है, जब नंदकिशोर यादव तो पिछली बार स्पीकर थे, लेकिन उसके पहले मंत्री हुआ करते थे, तो एक चेहरा रखा जाता है। और उस लिहाज से इस बार सबसे बड़ा चेहरा रामकृपाल यादव के तौर पर था। कार्यकर्ताओं के साथ उनका कनेक्ट बहुत अच्छा रहता है, बहुत सहज और मिलनसार नेता के तौर पर जो उनकी छवि रहती है वो बहुत सूट करता है। और पाटलिपुत्र ग्रामीण की सीट आसान सीट नहीं थी, वहाँ पर अगर आरजेडी कैंडिडेट
को उन्होंने हराया। और आप ध्यान दें कि लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम, आउटडोर कार्यक्रम किया और वो गए थे पाटलिपुत्र ग्रामीण में रामकृपाल यादव को हराने के लिए और रीतलाल यादव को जिताने के लिए। बावजूद इसके रामकृपाल यादव ने अगर वहाँ जीत हासिल की और पहले भी वो लालू प्रसाद यादव की बेटी को हरा चुके हैं, तो उससे आप समझ सकती हैं कि यादव कम्युनिटी में भी उनका किस प्रकार से उस क्षेत्र में जनाधार है, जो कि लालू प्रसाद यादव जैसे यादव कम्युनिटी के मैग्निफिसेंट चेहरे को भी काउंटर कर देता है। और तब ये तय माना जा रहा था कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर कोशिश ये की गई है कि जिनकी छवि बहुत क्लीन हो या कार्यकर्ताओं के साथ जिनका अच्छा संपर्क हो या बीजेपी के हार्डकोर विचारधारा वाले व्यक्ति हों, इन सब का संयोजन करके इस मंत्रिमंडल को बनाया गया है। किसी कोई एक चीज़ को पैरामीटर नहीं रखा गया है कि जो हार्डकोर बीजेपी विचारधारा का होगा उसे ही मंत्री बनाया जाएगा, ऐसा नहीं किया गया है। वो ओवरऑल जो एक बैलेंसिंग पिक्चर नजर आ सकती है, उस पिक्चर को इस मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए नामों की सूची फाइनल करते समय उसका ध्यान रखा गया है।